ऐसा था कि यूपीएससी करना है, मतलब दिल्ली जाना है। तो पापा ने कहा नहीं बेटा, दिल्ली तो नहीं जाना है। मेरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से हुई है। सेल्फ स्टडी के मैं आपको प्रॉस और कॉन्स दोनों बताती हूँ। टाइम टेबल को किस अप्रोच के साथ में या किस माइंडसेट के साथ में क्रिएट करना चाहिए। आई बिलीव कि वो स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट की भी एक डेफिनेशन होती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, है ना। हम स्किप कर देते हैं बीच में, सोचते हैं यार 1 महीने बाद पढ़ लेंगे, एग्जाम तो अभी बहुत लेट है। आपके लिए प्रीलिम्स में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको फेवर करके गई है एंड दैट्स द रीजन यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम। मैंने अपनी प्रिपरेशन और अपनी लाइफ को एक थोड़ा सा बैलेंस करके एंजॉय और पढ़ाई को साथ में मैनेज करके पढ़ा है। सेल्फ स्टडी में क्या चैलेंजेस रहे थे और सेल्फ स्टडी ने कैसे हेल्प किया आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन। डिसिप्लिन इज मस्ट। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, विदाउट डिसिप्लिन बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपको सक्सेस मिले। प्रियल, वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। Thank you so much, Ashish, for having me on your Indian Aspirant show. I'm glad to have you. I'm glad to have a super cool PSC officer on Indian Aspirant show, ma'am. Thanks a lot for this. कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में PSC के बाद में? फैंटास्टिक, मतलब स्पेशली रिजल्ट आने के बाद तो लाइफ बियॉन्ड फैंटास्टिक हो चुकी है। बहुत सारे रिलीफ मिल चुके हैं और आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट द रिजल्ट। नाइस। क्या था रिजल्ट के पहले, क्या हुआ, क्या क्या चला, कितने टाइम तैयारी की है और पूरी प्रिपरेशन लाइफ आपकी कैसे रही है? मैंने अपनी प्रिपरेशन और अपनी लाइफ को एक थोड़ा सा बैलेंस करके एंजॉय और पढ़ाई को साथ में मैनेज करके पढ़ा है। नाइस। क्या क्या किया, मतलब कितने, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई? थोड़ा सा इसको डीप ले जाते हैं। प्रिपरेशन कब से स्टार्ट हुई एंड वन थिंग आई वांट टू नो कि व्हाट्स द वाई ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। क्योंकि जब भी आप किसी कैरियर को चूज करते हो देयर शुड बी अ वाई अटैच्ड कि आप क्यों उसकी तैयारी कर रहे हो। यस। व्हाट वाज योर वाई फॉर चूजिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? एक्चुअली आशीष, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ था। मैंने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में फ्रॉम मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। एंड 2017 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग, मतलब 2016-17 में आई स्टार्टेड विद एन NGO। ओके। इस NGO का नाम था धारणी, और हम लोग बेसिकली जो अनाथ लड़कियां होती हैं उनके लिए काम करते थे। ठीक है। जब मैं धारणी में काम करने लगी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर धारणी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन सोशल सर्विसेज के टूवर्ड्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टेक्नोलॉजिकल फील्ड। वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं कंप्यूटर साइंस में, थोड़ा सा ये फैमिली का डिसीजन था कि आपको इंजीनियरिंग करना है। देन आई केम अप विद दिस कि ठीक है इंजीनियरिंग करना है। ओके। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। मेरा प्लेसमेंट था इंजीनियरिंग में। एक कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, बट देन आई ड्रॉप द प्लेसमेंट एंड मैं धारणी को कंटिन्यू करने लगी। फिर आइडिया आया कि वाई नॉट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। जब आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोफेशनल लाइफ में कन्वर्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। तो आई स्टार्टेड फॉर कि मुझे यूपीएससी करना है। ठीक है। मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस करा कि पापा मम्मा मुझे यूपीएससी करना है। तो थोड़ा सा मेरी फैमिली, क्योंकि मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, खिरकिया तहसील है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव फैमिली रही है स्टार्टिंग से ही। तो ऐसा था कि यूपीएससी करना है, मतलब दिल्ली जाना है, वहीं से प्रिपरेशन आई कंटिन्यू माई प्रिपरेशन। तो पापा ने कहा नहीं बेटा, दिल्ली तो नहीं जाना है, जो भी तुम्हें प्रिपेयर करना है इंदौर से ही करना है। तो फिर थोड़ा MPPSC का सुना कि यार स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है और यहाँ पे भी क्लास 2 ऑफिसर्स की पोस्ट रहती है, लाइक डेप्यूटी कलेक्टर, DSP, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वगैरह। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं यहाँ से स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करती हूँ और अगर मुझे फर्दर अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं UPSC करूँगी। cool. तो 2017 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ एंड इन 2018 आई स्टार्टेड फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन MPPSC। नाइस। हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? लाइक सेल्फ स्टडी किया था, अकेडमी की हेल्प लिया, वो क्या हुआ? एक्चुअली जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, मुझे बिल्कुल भी MPPSC के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि एक जब आप ग्रेजुएट होकर आते हो आप उस फील्ड से थे ही नहीं। तो मुझे थोड़ा पता चला, फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता करा, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब लाइफ का कोई करियर स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा आपको अगर एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिल जाता है तो थोड़ी वो जर्नी ईजी हो जाती है। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई थी एंड वहीं मैंने इनरोल करा था और वहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। बट बहुत लॉन्ग मैं वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक गाइडेंस मुझे अच्छा मिल चुका था वहाँ से, पर मेरा जो सेल्फ स्टडी का टाइम था वो वहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। तो देन आई कंटिन्यूड फॉर माई सेल्फ स्टडीज़ और मैंने ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे। नाइस। लाइक जब सेल्फ स्टडी आप करते हो, लाइक आई हैव सीन टू मेनी एस्पिरेंट्स जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं, कुछ टाइम रहते के साथ, फिर आपको लगता है कि आपको एक ओवरव्यू पता लग गया एग्जाम का कि कैसे आता है, क्या पूछेंगे, कब
बहुत सारे एस्पिरेंट्स, इवन मेरी भी बात करूँ तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। सेल्फ स्टडी में क्या चैलेंजेस रहे थे और सेल्फ स्टडी ने कैसे हेल्प किया आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन? थ्रू आउट मेरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से हुई है। सेल्फ स्टडी के मैं आपको प्रॉस और कॉन्स दोनों बताती हूँ। प्रॉस ये रहते हैं कि आप अगर कोई टॉपिक को खुद से या कोई सब्जेक्ट को खुद से डील करते हो तो आप उसको एक डिटेल्ड वे में स्टडी कर सकते हो, आपको उसका बैकग्राउंड सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और सेल्फ स्टडी से आपको एक थोड़ा सा रहता है कंटिन्यूटी कि हाँ आप खुद के टारगेट सेट करते हो, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी रहती है और एक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर रहता है कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ तो मुझे अपने ही उस पर ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है। राइट। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं रहता है कि बाहर क्या चीज़ें चल रही है, इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स हैं, या फिर कुछ करंट अफेयर से हम लैक कर देते हैं, वो थोड़े इश्यूज आते हैं। और दूसरा सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग बहुत टाइम तक। जैसे हम स्किप कर देते हैं बीच में, सोचते हैं यार एक महीने बाद पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम तो अभी बहुत लेट है। MPPSC का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो हमारे पैटर्न के साथ फिर हम उस चीज़ के साथ अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं कि नहीं एग्ज़ाम आए पहले पढ़ लेंगे, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल। इसको अगर थोड़ा सा और डीप ले जाए तो जो मेरा एक्सपीरियंस है सेल्फ स्टडी के साथ, आई थिंक कि डिसिप्लिन इज़ मस्ट। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, विदाउट डिसिप्लिन आप बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि आपको सक्सेस मिले। तो डिसिप्लिन तो रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं उन स्टूडेंट में थी जो बहुत ज़्यादा टाइम टेबल और शेड्यूल में बिलीव करती थी। सिंस स्कूल और कॉलेज मेरी पढ़ाई टाइम टेबल के बिना नहीं चलती थी। मैं लॉन्ग टाइम टेबल बनाती थी, 30 डेज़ 15 डेज़, और उस टाइम टेबल पे स्टक रहती थी। टाइम टेबल मुझे एक तो डिसिप्लिन बनाता था और दूसरा मेरे टारगेट्स अचीव होते थे। तो मैं अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बनाती थी और उनको जब तक मेरा अगर टाइम टेबल आज का कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं नहीं उठती थी, मतलब मुझे वो कंप्लीट करना ही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको अपना टाइम टेबल तो मस्ट बनाना है, अदरवाइज एक थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है। हाउ डू वी क्रिएट द टाइम टेबल? लाइक इसके बारे में बहुत सारी बात नहीं हुई है हमारे पॉडकास्ट पे। टाइम टेबल को किस अप्रोच के साथ में या किस माइंडसेट के साथ में क्रिएट करना चाहिए कि वो आई बिलीव कि वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट की भी एक डेफिनेशन होती है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, है ना? तो इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे फर्स्ट टाइम टेबल आपकी फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर सके। बहुत सारे बच्चे ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं जो दिन में बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है अचीव करना, कि आप ये भी कंप्लीट कर लेंगे, ये भी कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप अपने टाइम टेबल में फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिए कि आप उसको अचीव कर सकें। आप स्लॉट्स में डिवाइड करिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। मैं हमेशा टाइम टेबल में जो मेरा डिफ़िकल्ट सेक्शन रहता था मैं उसको पहले पुट करती थी और उस पर ज़्यादा नंबर ऑफ डेज देती थी एज़ कम्पेयर टू जो सब्जेक्ट मुझे आता है। उसके बाद मैं उसको बहुत शॉर्ट सेक्शंस में डिवाइड करती थी। और जो मेरा टाइम टेबल रहता था, मैं 2 टाइप ऑफ टाइम टेबल बनाती थी। एक जब हमारा नोटिफिकेशन आता था और एक जो पहले की मेरी स्टडीज़ चलती थी। तो जो नोटिफिकेशन आता था ना तो हमें 45 to 50 डेज़ तो आराम से मिलते हैं। तो वो 45-50 डेज़ का ही मेरा टाइम टेबल होता था। मैं सारे बुक्स और सिलेबस और सब्जेक्ट रख के फिर मैं डिवाइड करती थी कि लाइक मुझे मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट करना है, आफ्टरनून में मुझे MP के साथ ये कोलैबोरेशन करना है, और इवनिंग में मेरा पेपर और ये रहेगा। और छोटा छोटा रहता था जो अचीवेबल रहता था। और ये मुझे जैसे आज का मेरा टाइम टेबल का डे का स्लॉट पूरा हुआ तो मैं उस पर टिक करते जाती थी। वो मैं पेस्ट कर देती थी अपनी बॉल पे। नाइस। लेट्स टॉक अबाउट द फन पार्ट्स ऑफ MPPSC। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आया है? MPPSC की जर्नी फॉर मी, MPPSC की थ्रू आउट द जर्नी बहुत वंडरफुल थी, बहुत अच्छी थी। मतलब अब जैसे कि पोस्ट आई है तो मैं मिस कर रही हूँ कि मैं कैसे रहूँगी इन सब चीज़ों के बिना। फन पार्ट यही था कि अलग अलग स्टेजेस पे जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू आते थे, आपकी प्रिपरेशन रहती थी, एक फियर रहता था और आपका एक ग्रुप रहता था। तो एक कंपटीशन रहता था कि अच्छा इसका इतना हो गया है, मुझे भी फटाफट कंप्लीट करना है इतना। और टेस्ट सीरीज रहती थी, मार्क्स रहते थे, अच्छा इसके इतने मार्क्स कैसे आ गए, इसने तो पढ़ा ही नहीं था। तो ये चीज़ें रहती थी। ये थोड़ा मेरी लाइफ में फन पार्ट रहा है MPPSC का। नाइस।
लेट्स टॉक अबाउट दी प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू स्ट्रैटेजी. Yes. बट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा हम लोग बिलीव करते हैं इन्फॉर्मेशन पे डिस्कस करने में. Exactly. कि प्रीलिम्स में लेट्स से स्ट्रैटेजी सब बनाते हैं. एवरीवन हैज़ दिस स्ट्रैटेजी. जितने भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं विदाउट स्ट्रैटेजी आप प्रीलिम्स के लिए जाओगे ही नहीं. बट वो स्ट्रैटेजी जो है वो पर्सनल इंडिविजुअल के लिए डिपेंड करती है कि किसके लिए क्या चीज़ काम कर रही है. Exactly. आपका स्कूलिंग में बैकग्राउंड कैसा रहा है उसके हिसाब पे आप अपनी आगे वाली स्ट्रैटेजी बनाते हो कि आपकी ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इस पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे. Exactly. आपके लिए प्रीलिम्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेवर करके गई है एंड दैट्स द रीज़न यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जब MPPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मुझे बेसिक कोई आइडिया नहीं था हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था. ठीक है. तो सबसे पहले तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक क्लियर करे थे. मैंने बेसिक बुक्स से क्लियर करे थे. तो अगर कोई बेसिक बुक्स लाइक फॉर एग्जांपल लूसेंट मस्ट होती है. मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है लूसेंट से. बहुत सारे एस्पिरेंट्स NCERT को प्रेफर करते हैं. अगर आप NCERT से कंफर्टेबल हो तो NCERT को कंटिन्यू कर सकते हो. बट मैंने कभी NCERT नहीं पढ़ी. हाँ, मेंस में मैंने कुछ टॉपिक NCERT से ज़रूर रेफर करे थे. तो मैंने बेसिक ओवरव्यू लिया सारे सब्जेक्ट का. अलग अलग बुक्स थे. कुछ स्टैंडर्ड बुक थी, कुछ बेसिक बुक थी. एंड आफ्टर दैट जब मुझे एक बेसिक आइडिया हो गया देन आई स्टार्टेड विद द क्वेश्चन थिंग. जैसा कि हम बोलते हैं ना कि हम किसी भी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो हमें उस लड़ाई के लिए पहले अपने वेपन्स तैयार करने रहते हैं कि हमें तलवार से युद्ध करना है और वो युद्ध कैसा हो रहा है कि तलवार वाला युद्ध है या कौन सा है. तो प्रीलिम्स का जो है प्रीलिम्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स लगाने पड़ेंगे. कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव्स का. प्रीलिम्स आपको ऑब्जेक्टिव से ही निकलवाएगा. करेक्ट. ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी. रहते हैं. तो मैंने थॉरोली घटना चक्र लगाई है और इसी के साथ मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाई थी. अब एक चीज़ ये रहती है मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करा है बच्चों में कि आपने अगर टेस्ट सीरीज लगाई है, आपने टेस्ट दे के आए हैं, आप नेक्स्ट डे दूसरे टेस्ट पे फोकस करोगे. आपका जो आज का टेस्ट था ना आप उसका ओवरव्यू करोगे ना आपकी जहाँ मिस्टेक्स हुई थी मैं वो चीज़ बहुत माइन्यूटली ध्यान रखती थी कि जो मेरा आज का टेस्ट हुआ है वो मुझे कल मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के रिवाइज करना ही है. और स्पेशली जो मेरी मिस्टेक्स हुई है. तो एक तो आपको क्वेश्चन लगाना है, आपका जो प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर है वो डेली सॉल्व करना है और उसको डेली ओवरव्यू करना है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चन अलॉन्ग विद द पेपर. नाइस. लेट्स टॉक अबाउट मेंस में क्या स्ट्रैटेजीज रही है एंड हाउ वाज मेंस के ऊपर थोड़ा सा डीप में हम बात कर लेंगे. तो थोड़ा सा एक इंसाइट्स मिल जाएगा. मेंस के ऊपर बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजीज रही है. प्रीलिम्स के बाद मेंस जब एक्चुअली मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब नोटिफिकेशन लेट आया था. 2019 का एग्ज़ाम जनवरी 2020 में हुआ था. ठीक है. तो एक थोड़ा लंबा टाइम मिल गया था उस चीज़ के लिए. तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे. हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट विथ मेंस टेस्ट सीरीज़. हम साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू करते हैं. कभी अगर प्रीलिम्स निकल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. तो मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ देना चालू करी थी. मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के पहले ही मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ लगा ली थी. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेंस, आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी मेंस क्रैक कर नहीं कर सकते. मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो सबसे पहले तो मैंने हर सब्जेक्ट के सिलेबस देख के प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर किए थे. बहुत सारे मेरे नोट्स प्रीलिम्स के जो थे वो मेंस में शिफ्ट हुए थे. मैं बिलीव करती हूँ कि आप जितना लिमिटेड आपकी रिसोर्सेज रखेंगे उतना ज़्यादा आप रिविजन को टाइम दे पाएंगे और लेस कंफ्यूज होंगे. जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा मार्केट में कोई नई बुक आई है वो लेके आ जाएंगे, फिर उससे स्टार्ट करेंगे. तो उससे क्या होता है आपको उस बुक की इमेज फॉर्म नहीं होती है. और मेरे साथ ऐसा रहता है कि मैं एक ही बुक को बार बार पढ़ चुकी हूँ तो मुझे ये भी याद रहता है कि अच्छा उस पेज पे लेफ्ट साइड पे उस सेक्शन पे आंसर था. याद हो जाती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंस की सोर्सेज और प्रीलिम्स की लिमिटेड रखिए. हो सके तो आप कुछ प्रीलिम्स की सोर्सेज मेंस में यूज़ कर सकते हैं. वो आपको हेल्पफुल रहेगा आगे. नेक्स्ट थिंग, आप अगर आपको सबसे पहले तो मेंस के टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नोट्स बनाने के बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करना है. अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस या तो आप ऑफलाइन टेस्ट दे के कर सकते हैं, इधर आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन. मेरे केस में ऑफलाइन ज़्यादा था क्योंकि मैं ऑफलाइन एक डेडिकेटेड रहती थी, डिसिप्लिन रहती थी कि हाँ ठीक है टेस्ट देने जाना है तो आपको वो टारगेट अचीव करना रहेगा, टेस्ट में परफॉर्म करना रहेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द आंसर राइटिंग पोर्शन ऑफ मेंस. आंसर राइटिंग पोर्शन मेरा इंग्लिश मीडियम था और थोड़ा सा मेरा
मेरा आर्टिस्टिक थोड़ा सा इंक्लिनेशन रहा है, तो मैं अपने आंसर में अपनी वो चीज़ें बहुत यूज़ करती थी, लाइक सर्कल्स, ट्रायंगल, फ्लो चार्ट्स, ग्राफ, बहुत मतलब मेरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रहता था मेरे आंसर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सोलर एनर्जी का आंसर लिखना है तो मैं डेफिनेटली सोलर एनर्जी का सोलर पैनल और सन रेज ड्रॉ करूँगी, अगर वो 3 मार्कर हो, 5 हो या 11 हो, मैं ज़रूर ड्रॉ करती थी। एंड नेक्स्ट थिंग, मुझे एक बहुत चीज़ दिखती है बच्चों में कि वो थोड़ा सा जो मेंस की आंसर राइटिंग होती है ना, उसमें करंट अफेयर सेक्शन को थोड़ा सा शैडो कर देते हैं, दे कीप इट साइड। पर अभी क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम 19, 20, 21, 22 बैक टू बैक हो रहा है और एस्पिरेंट्स बहुत ग्रूम हो चुके हैं आंसर राइटिंग में, तो आपको आपका आंसर दूसरे एस्पिरेंट से डिफरेंट कैसा लगे उस पर ज़्यादा वर्क करना है। राइट तो फॉर दिस मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि आप करंट अफेयर एज अ इम्पॉर्टेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी, ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में भी आप करंट अफेयर यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर आप हिस्ट्री का भी आंसर लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल 2021 में उन्होंने पूछा था राजा बख्तवर सिंह के ऊपर, तो आप उस चीज़ में ज़रूर मेंशन कर सकते थे कि रिसेंटली इंदौर का जो रेसिडेंसी एरिया है वो राजा बख्तवर सिंह के नाम पे हुआ है। तो मैं ऐसा ज़रूर मेंशन करती थी और मैं उसको प्रॉपर बॉक्स बना के मेंशन करती थी, क्योंकि वो एक करंट का पॉइंट है और वो मेरे आंसर को किसी पर्टिकुलर दूसरे एस्पिरेंट के आंसर से डिफरेंट बनाता है। और आई वॉन्ट कि उनका ध्यान जाए उस चीज़ पे। तो आप ज़रूर करंट अफेयर को यूज़ कीजिए, आप डायनामिक चीज़ों को ज़रूर यूज़ कीजिए अपने आंसर्स में। तो मेंस में आपने बहुत सारे इंसाइट्स दे दिए, बट जो सोर्स पर मल्टीपल टाइम रिविजन्स, और जितने लोग जो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर या कुछ मार्क्स से रहे हैं उन लोगों से जब हमने डिस्कस किया तो पता लगा कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज थे और कम रिवीजन किया हुआ था। दैट्स वंडरफुल इनसाइट। इंटरव्यू का क्या माहौल था? इंटरव्यू को लेकर हम हर बार डीप डिस्कस करते हैं, रीज़न बीइंग क्या माहौल था, क्या क्वेश्चन पूछे गए, आंसर्स किस अप्रोच से दिए गए और इंटरव्यूअर का अप्रोच क्या था आंसर्स पूछने का। रीज़न बीइंग इंटरव्यू सभी के अलग होते हैं। एग्जैक्टली आपके लिए क्या था? इंटरव्यू मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली इंटरव्यू में आपका इंटरव्यूअर व्हाट ही इज चेकिंग ऑन यू, मतलब आपकी वो पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे हैं, आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं, ये किसी को भी पता नहीं होता है। मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मुझे दोनों इंटरव्यू में अच्छा स्कोर मिला था। टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू जो 2020 का था, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उस टाइम पे मेरी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी, 2-3 सीनियर थे जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्रियल आपको मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। तो मिरर प्रैक्टिस लाइक आप अपना डेफ लीजिए, जो हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर आप व्हाट एंड वाई खुद ही क्वेश्चन करिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम प्रियल यादव। तो आप प्रियल से स्टार्ट कर दिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रियल, प्रियल के पर्यायवाची कितने होते हैं, यादव तो यादव की कोई फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, करंट अफेयर में कुछ यादव का चल रहा है, तो उस हिसाब से आप मिरर क्वेश्चन करिए। ठीक है। तो मैंने ये मिरर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी और उसी के साथ मैंने मॉक दिए थे। मॉक मैंने 2-3 दिए थे, मॉक बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे। देन कमिंग ऑन टू इंटरव्यू डे, आपको जितने भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर्स कवर करना है। स्पेशली अगर इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है तो आप थोड़ा सा उसका ब्रीफ हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि अगर उस इवेंट से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है तो आप ज़रूर देख के जाइए, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा करंट अफेयर्स। नाउ इंटरव्यू डे, देखो इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर्स एंड बोर्ड ऑल्सो वेरीज अ लॉट। कोई बोर्ड लीनियंट रहता है, कोई बोर्ड की मार्किंग डिफरेंट रहती है, ऐसा रहता है। मेरे केस में 2020 में मेरा रैकवार सर का बोर्ड था, वो जो अंदर जाके ही पता चलता है। एक रैकवार सर थे एंड 3 more members वर देयर। सर ने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, बट टू माई लक मेरे केस में एक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। तो ही आज मी अलॉट अबाउट इंजीनियरिंग। उन्होंने इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा पूछा और थोड़ा सा मेरे केस में मेरा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल था, मुझे ऐसा लगता है वो वर्क करा था, क्योंकि उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फायर किए थे और वो मैंने इंग्लिश में ही आंसर करे थे। और जो थर्ड पर्सन थे उन्होंने मेरे से एनजीओ का पूछा था, क्योंकि हाँ एनजीओ से याद आया कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं थोड़ा सा अपनी हॉबी पे ज़रूर फोकस कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत टाइम मतलब बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स कुछ आर्टिफिशियली क्रिएटेड हॉबी क्रिएट कर देते हैं। आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करिए।
हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हॉबी ऐसी चीज़ होती है जिस पे वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट। लाइक मेरी हॉबी थी ड्राइंग पेंटिंग, तो क्योंकि मैं बचपन से वो चीज़ कर रही हूँ तो मैं वो डील कर सकती हूँ। वो जो इंटरव्यूअर्स हैं वो वहाँ पे आपसे ड्राइंग पेंटिंग बनवा भी सकते हैं, उन्होंने बनवाया भी है इनफैक्ट। वो आपसे अगर आपने डांसिंग लिखी है तो वो डांस भी करवा सकते हैं, आप उन्हें ब्लफ करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट विथ योर हॉबी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2-3 लिखना, अगर आप एक हॉबी में कंफर्टेबल हो तो एक लिख सकते हैं। तो मेरी सोशल सर्विसेज और पेंटिंग थी। उन्होंने मुझसे सोशल सर्विसेज पे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे कि मतलब पूरा आपका कैसे वर्क करता है, कौन सी मिनिस्ट्री से अटैच है, एवरीथिंग। तो वो मैंने अच्छे से डील करे थे। जो लास्ट मेंबर थे वो थे गौतम सर। एक्चुअली गौतम सर का एक माहौल था बाहर कि गौतम सर बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और मैंने उनको देखा नहीं था। पर मैं समझ गई थी कि ये लास्ट मेंबर गौतम सर ही है बोर्ड में, क्योंकि वो रैकॉर्ड सर के बोर्ड में बैठ रहे थे। गौतम सर ने ऑब्जर्व करा पूरा। गौतम सर का ऐसा था कि आपका जो क्वेश्चन है उसी जो आपने आंसर करा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो बी पेक्यूलर, आप जो चीज़ आंसर कर रहे हैं उसमें आप उन वर्ड्स का यूज़ मत करना जिसको आप बाद में डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब आप बहुत वाइसली उन वर्ड्स का यूज़ करना कि वो आपके वर्ड से ही उनका नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म होगा। तो मैंने एक सर के दवाई का नाम पता है, तो मैंने बहुत पोलाइटली सॉरी सर मुझे नहीं पता, सॉरी सर मुझे नहीं पता। फिर तुम्हें ये दवाई का नाम नहीं पता, मतलब ही वाज चेकिंग ऑन माय कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता, मैं घर जाके एक बार चेक कर लूँगी। ठीक है, बहुत गंदा सा उन्होंने मुंह बनाया और ठीक है इंटरव्यू ओवर। तो एक्सपीरियंस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कोई एक्सप्रेशंस नहीं रहेंगे। तो आप जैसे कि मॉक में होता है ना कि मॉक में मैनी टाइम्स वो एक्सप्रेशन दे देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ इंटरव्यू अच्छा फ्लो हो रहा है। तो आप प्लीज़ उनके एक्सपीरियंस से उनके एक्सप्रेशन से अपना इंटरव्यू जज मत करिएगा। बहुत वाइसली अपने वर्ड्स चूज़ करिएगा। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल सॉरी बोलिए, अपनी इंटीग्रिटी वहाँ पे लूज़ नहीं करना है, आप उन्हें घुमाने की कोशिश मत करिए। आप सॉरी बोलने के डिफरेंट वे यूज़ कर सकते हैं कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, या मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर स्टडी करूँगी। सो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। नाइस। टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, एज यू सेड कि कम्युनिकेशन का थोड़ा एज मिला है, एंड दिस थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन ऑल द एस्पिरेंट्स। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। बट मैक्सिमम एस्पिरेंट, जब व्हेन आई जम्प्ड इनटू सिविल सर्विसेज, तब मेरा कम्युनिकेशन भी इतना अच्छा नहीं था, एंड इट टुक मी एट टू मेनी ईयर्स टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। बट कई सारे एस्पिरेंट का कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। अगर कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अकॉर्डिंग टू मी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट वेरी नेसेसरी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनका नॉलेज, जिनकी ऑन द स्पॉट सिचुएशनल हैंडलिंग बहुत उनके लिए एज अ एज वर्क करी। क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे साथ के ही कलीग्स थे जिनके बहुत सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे जो उन्होंने बहुत स्मार्टली हैंडल करे और उनको बहुत अच्छा स्कोर मिला है। तो जो एस्पिरेंट्स ये सोच के थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में लैक कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो वो आपको एक एज दे सकती है, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी एलिमेंट। Nice. And we often talk about menstrual hygiene on this podcast, and the reason being कि हम चाहते हैं कि not just girls, बॉयज़ के मन में भी ये रहे कि यार मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ताकि वो अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को, या फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट कर पाए। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ व्हेन आई एंटर्ड इनटू द फीमेल हाइजीन स्पेस। एंड एज वी डिस्कस्ड ऑफ कैमरा, आपने बताया कि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर भी काम करते थे। व्हाट्स योर मैसेज टू ऑल द फीमेल्स हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड ऑल्सो टू द मेल एस्पिरेंट्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? हाउ शुड दे ट्रीट देयर फीमेल फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स, सिस्टर्स और फैमिली मेम्बर्स on those 5 days? एक्चुअली जब मैंने NGO में काम करना चालू किया था तब मैंने रियलाइज़ किया कि जब हम रूरल एरियाज़ में जाते थे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके है बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है, इलिटरेसी काइंड ऑफ थिंग है। Right. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल लाइफ साइकिल है। Correct. तो हम स्पेशली जो मेल मेंबर्स हैं वो इसको एज अ पार्ट ऑफ लाइफ कंसिडर करें, और ड्यूरिंग दोज 4 to 5 days हम थोड़ा सा सेंसिटिव रहें, क्योंकि फीमेल्स गो विद अ लॉट ऑफ
पेन, तो हम अगर उनको थोड़ा सा एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम रहेंगे और थोड़ा सा उनकी हेल्थ के टूवर्ड्स कंसर्न रहेंगे तो थोड़ा उन्हें सपोर्ट मिलता है. थोड़े मूड स्विंग्स अगर आप थोड़ा सा बेयर कर सकते हैं तो शी विल बी ऑल राइट विथ इट. तो आप थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए इस सिचुएशन को लेके और थोड़ा सा कंसर्न रहिए. हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद MPPSC? क्योंकि हर एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने कुछ चीज़ें सही की है एंड दैट्स व्हाई दे गॉट सिलेक्टेड. कुछ जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, आई एम श्योर प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कमी नहीं रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही होगी जहाँ पे वो गलत किया होगा जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा. व्हाट डू यू फील अबाउट योर कि ये ओवरऑल प्रिपरेशन में ये मैं थ्रू आउट द जर्नी डिसिप्लिन रही थी, डेडिकेटेड रही थी. मेरे माइंड में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना ही है. एट एनी हाउ मुझे एग्ज़ाम निकालना ही है. दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. आप कंसिस्टेंट रहिए. आप 4 to 5 आवर अगर स्टडी कर रहे हैं कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द जर्नी तो भी वो वर्क करेगा. आप कंसिस्टेंट रहिए जर्नी में. और तीसरी चीज़, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि हम अपने आप से झूठ बोलते कि हाँ ठीक है मैंने करा था, एक्चुअली मैंने करा था क्या? हम अपने आप से ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑनेस्ट रहिए. एंड टू दोज एस्पिरेंट्स जिनका बहुत कम मार्क्स से रह गया है, आप लोग जेन्युइनली आपके अंदर नॉलेज था, आप डिज़र्व भी करते हैं. मे बी कुछ कहीं मिस हो गया होगा, आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में ज़रूर वो चीज़ अचीव करेंगे. बिल्कुल भी डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट चांस में ज़रूर मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रिज़ल्ट आया था 2019 का. हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मेरा सेकंड प्रेफरेंस था. हम सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरी इसी के साथ डिप्यूटी कलेक्टर वेटिंग 1 भी है. तो अभी तक क्या होता था, मैंने सिर्फ सुना ही था कि किसी के 0.5 मार्क्स से पोस्ट रुकती है या हमारी 1 मार्क्स से पोस्ट रुक गई. पर फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने वो चीज़ फील करी जब मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि तुम्हें पता है तुम्हारा डिप्यूटी कलेक्टर कितने मार्क्स से रुका. मैंने कहा नहीं यार मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम सेलिब्रेशन मोड में थी. बोले 0.21 मार्क्स से तुम्हारा डिप्यूटी कलेक्टर वेटिंग 1 है. तो 2 मिनट के लिए शॉक कि यार 0.21 मार्क्स किसे बोलते हैं. फिर आई वॉज हैप्पी क्योंकि मेरा ये सेकेंड प्रेफरेंस था और थोड़ी जो मेरी प्रायोरिटी सेट थी उसके साथ मैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ज़्यादा मैचअप कर पा रही थी. तो ठीक है, इट्स ओके. तो आप बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए, आपको डेफिनेटली आप अचीव करेंगे. तो गो फॉर इट जस्ट. That's wonderful talking to you. What are your future goals now? Like you are selected in the PSC. Yes. अब as you said कि UPSC भी करना है. Yes. उसके अलावा what do you feel about the future goals? वो कैसे प्लान किया हुआ है आपने? मेरा अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा मेरा है कि मैं जो अपना NGO मैंने स्टार्ट किया था उसको फर्दर ग्रो करना है और मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए फर्दर काम करना है. स्पेशली हम जो गर्ल लिटरेसी, गर्ल एजुकेशन और गर्ल सैनिटेशन के लिए काम कर रहे थे. रूरल एरियाज़ में मैं पर्सनली ज़्यादा वर्क करने के टुवर्ड्स इंटरेस्टेड रहूँगी और इसी के साथ मैं अपनी UPSC की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करूँगी. That's wonderful and I would love to be a part of your NGO too. Sure. Thanks. Before concluding the podcast, I want to know your experience on Indian Aspirant Show. Ashish, it's a wonderful experience. मतलब it's not it's not an official interview kind of thing कि मतलब यहाँ पे हम personally जो अपने ऑनेस्ट व्यूज़ हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं. मैंने इसके पहले कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था, तो ये तुम्हारे साथ फर्स्ट इंटरव्यू था एंड मेरा एक्सपीरियंस फैंटास्टिक था. और जो मैंने पुराने भी आपकी जो वीडियोस देखे हैं बहुत हेल्पफुल रहे हैं. Thank you so much. Thank you so much for being on Indian Aspirant Show. Thanks a I lot. would love to have more podcasts with you. Thank you. Okay. Thank you so much audience for watching this podcast till the very end. I'm sure ये conversation आपको पसंद आई होगी. इसमें कुछ नए approaches, कुछ नए insights भी आपको मिले होंगे. Thank you so much. और इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस podcast से आपने क्या सीखा है, ये हमें comment section में ज़रूर बताएं. Thank you so much for watching this podcast till the end once again.